हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन द्वारा कंडक्ट किया गया सीबीटी टेस्ट क्वेश्चंस, जो कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 6 इन पर्सनल डिपार्टमेंट्स के लिए था। और इसे कंडक्ट किया गया ऑन द डेट 17 मार्च 2023 को। तो इसमें टोटल 110 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। पूछा गया है IRCTC पोर्टल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आप सभी को पता है IRCTC पोर्टल जो होता है वह यूज होता है फॉर बुकिंग रेलवे ई टिकट्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number second, Commissioner of Railway Safety belongs to which department? Commissioner of Railway Safety belongs to Ministry of Civil Aviation. So option B is the right answer. Next one is question number 3 है, what is the one-time award a Group C lady gets after finishing her higher studies like graduation after appointment? Okay, तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई ग्रुप सी लेडी है, ठीक है, एक ग्रुप सी महिला है जिसने ग्रेजुएशन नियुक्ति के बाद ही ग्रेजुएशन जैसी उच्च शिक्षा अपनी पूरी कर ली है, तो उसके बाद उसको एक लमसम अवार्ड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। तो वह कितने रुपए का होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 15,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 1,500 रुपीज़। ठीक है, तो अगर बात करें कि रेलवेज द्वारा वन टाइम लमसम इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर एक्वायरिंग फ्रेश हायर एजुकेशन आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ओके, तो इस केस में अगर आप पीएचडी या उसके इक्विवेलेंट, पीएचडी या उसके इक्विवेलेंट का क्वालिफिकेशन हासिल करते हो तो आपको 30,000 रुपीज़ का लमसम इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इसके अलावा पीजी डिग्री या डिप्लोमा, पीजी डिग्री है या डिप्लोमा आप हासिल करते हो जिसका जो ड्यूरेशन है वह मोर देन 1 ईयर का है, मोर देन 1 ईयर का है, तो इस केस में आपको 25,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पीजी डिग्री या डिप्लोमा है जो कि लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है, तो इस केस में आपको 20,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जैसा कि हमने अभी पीजी डिग्री की बात करी, उसी प्रकार डिग्री प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया, डिग्री या डिप्लोमा जिसका जो ड्यूरेशन है वह मोर देन 3 ईयर्स है, मोर देन 3 ईयर्स का डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है आपने, तो इस केस में आपको 15,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। और वहीं डिग्री या डिप्लोमा जिसका ड्यूरेशन लेस देन 3 ईयर है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे अगर ग्रुप सी महिला जिसने कि अपना डिग्री हासिल करा है, इस केस में उसको जो है तो 15,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। व्हाट डज टीए स्टैंड्स फॉर इन सैलरी स्लिप्स? तो सैलरी स्लिप्स के अंदर टीए का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। वेयर इज द इरीन लोकेटेड? तो इरीन का लोकेशन कहाँ पे है? इरीन इज लोकेटेड इन नासिक। ओके, इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो ऑफिसर्स हैं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो यह लोकेटेड है कहाँ पे? नासिक के अंदर। ठीक है, और उसी प्रकार मैं इरीसेन की बात करूं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स, दैट इज इरीसेन। इरीसेन लोकेटेड है पुणे के अंदर। कहाँ पे है? पुणे में है। इसी प्रकार इरीमी की बात करूं अगर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो यह लोकेटेड है जमालपुर। ठीक है, और इरीसेट की बात करूं अगर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, दैट इज इरीसेट, यह लोकेटेड है सिकंदराबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मच डेज लीव कैन अ फीमेल एम्प्लॉय बी ग्रांटेड इफ़ शी हैज़ अंडरगोन हरासमेंट्स। तो अगर किसी वर्किंग वूमेन या फीमेल एम्प्लॉय दैट मीन्स उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, 3 मंथ्स। और इसी पर रिलेटेड एक प्रोविज़न है दैट इज सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर, इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर बात करें, सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंदर, दैट इज सेक्शन 3C। सेक्शन 3C वह डील करता है बेसिकली फॉर द वर्किंग वुमेन का जो सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस। तो किसी भी वर्किंग वुमेन का अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए जो डेडिकेटेड यहाँ पे सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3C है सर्विस कंडक्ट रूल का, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज वेयर इज द इरीसेट लोकेटेड। तो इरीसेट का मैंने अभी आपको बता दिया, इरीसेट इज लोकेटेड सिकंदराबाद, दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यह लोकेटेड है कहाँ पे? सिकंदराबाद के अंदर। व्हाट विल बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट व्हेन द जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स गिव the same merit to the two candidates who came on the compassionate ground basis in the ticket collectors category। तो दो कैंडिडेट्स हैं जिनका जो भर्ती है वह किस बेस पर है? कंपैशनेट ग्राउंड पर आए हुए हैं, और जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर उनको सेम मेरिट मिलता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम उनके मेरिट का डिसीजन जो होगा वह किस आधार पर तय होगा? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हेड ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो आरआरबी और आरआरसी के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग रूल्स ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वेस्ट बिस। तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल को इंटरप्रेट करने का, के रूल्स को इंटरप्रेट करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेनाल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस सीट। तो कौन सी पेनाल्टी सर्विस सीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती? तो बेसिकली इट्स आंसर विल बी अ वार्निंग। ओके, नेक्स्ट KMRCL स्टैंड्स फॉर, वेरी वेरी सिंपल, दैट इज कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इट इज अ 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, बिकॉज कोलकाता मेट्रो इज ऑन्ड बाय इंडियन रेलवे, ओनली इंडियन, ओनली मेट्रो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिवाइज्ड बेंचमार्क फॉर ग्रांट ऑफ MACP। तो इसके लिए दैट इज रिवाइज्ड बेंचमार्क इज अ वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज SSC स्टैंड्स फॉर, SSC स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्टली। SLP स्टैंड्स फॉर स्पेशल लीव पिटीशंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर सिलेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड वाया विच रेलवे बोर्ड लेटर। और इसके लिए डेट पूछी जा रही है यहाँ पे, तो इसके लिए जो डेट है वह 14th December 2018 है। 14th December 2018 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर सिलेक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाय रेलवे बोर्ड लेटर, जो कि डेटेड है ऑन द 14th December 2018 को। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल लीव पिटीशंस SLP अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कैट कैन बी फाइल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेशल लीव पिटीशंस की, तो SLP जो जो कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक तरह से स्पेशल लीव पिटीशंस जो होगा वह किस आर्टिकल के तहत जो है, तो कैट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दैट विल बी द आर्टिकल 136। आर्टिकल 136, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, percentage reservation for SC, that is scheduled caste, for each railway in the
रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप सी विल बी। तो यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए जो रिजर्वेशन है दैट इज 15%। ओके, एसटी के लिए कितना है, दैट इज 7.5, एससी के लिए इतना है, और ओबीसी के लिए कितना है 27। प्लीज रिमेंबर इट। एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट है, वेयर इज द रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी retired or demits office, he should report or review the confidential report of all railway servants working under him ordinarily within a period of 1 month. So option number C is the right answer. तो जहाँ रिपोर्ट प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या कार्यालय छोड़ देता है, तो उसे सामान्यतः 1 महीनों के भीतर अपने अधीन काम करने वाले सभी रेल कर्मियों की गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा जो APAR है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट CR जिसको बोलते हैं, तो उसकी समीक्षा जो है तो 1 महीने के अंदर कर ली जानी चाहिए। विच मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर लोको पायलट और मेल एक्सप्रेस। तो जो लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है उसके लिए मेडिकल कैटेगरी A1 है। ठीक है, सो 20 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। DFCCIL बहुत सिंपल पेपर आया हुआ है, देखिए सीधे 1 वर्ड्स के आंसर पूछे हुए हैं लगभग। DFCCIL इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी। तो माइनर पेनाल्टी के लिए जो है तो SF11 इशू किया जाता है। ठीक है, SF11 is issued for imposing what minor penalty. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। व्हाट आर द ग्रेड पे पेबल अंडर ऑल 3 MSCP टू एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन 4600 ग्रेड पे। तो 4600 ग्रेड पे अगर कोई एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो इस केस में उसको 3 MSCP अगर मिलता है, 3 MSCP ग्रेड, तो वो कौन कौन से MSCP ग्रेड होंगे, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो इस केस में पहला जो उसको MSCP मिलेगा ऑन 4800 ग्रेड पे मिलेगा, सेकंड उसको 5400 ग्रेड पे का मिलेगा, और थर्ड के बात करें अगर तो 1 इंक्रीमेंट इन 5400 ग्रेड पे के अंदर होगा। सो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नो रेलवे सर्वेंट shall be granted leave of any kind for continuous period exceeding 5 years। 5 साल से ज़्यादा का लीव का प्रोविज़न नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग सिक लीव। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर पूछा जा रहा है, रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग सिक लीव। Sick leave means what? Medical leave. So an employee when on the medical leave that may be permitted to retain the railway quarter for the period of full period of the leave। ठीक है, और इस केस में उसको जो है तो नॉर्मल रेंट ही पे करना होता है, दैट मीन्स व्हाट, फ्लैट रेट ऑफ द लाइसेंस फीस और रेंट। ठीक है, तो इसके लिए कोई फिक्स मंथ्स डिसाइड नहीं किया है, दैट इज मीन्स व्हाट, जब तक वह लीव पर रहेगा, दैट मीन्स व्हाट, मेडिकल लीव पर रहेगा तब तक के लिए वह रिटेन कर सकता है उसको। तो इनडिफिनिट पीरियड हो गया, यहाँ पे कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर CGA कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए कौन नहीं है पात्र। तो वाइफ तो पात्र है, हस्बैंड भी पात्र है, सन भी पात्र है। सो नन ऑफ दीज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। LHAP of the railway servant will be credited with dash dash days in a year। तो LHAP जो है तो 20 LHAP क्रेडिट होती है पर ईयर। What is the revised rates of honorarium payable under SPF to homeopathy और आयुर्वेदिक consultants per month for daily duty of 4 hours as revised during February 2023। तो अगर बात करें यहाँ पे तो रिवाइज रेट्स ऑफ ऑनरेरियम, ठीक है, फरवरी 2023 के दौरान संशोधित अनुसार 4 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए, 4 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए प्रति माह
होम्योपैथी आयुर्वेदिक सलाहकार को एसवीएफ के अधीन कितना मानदेय देना होगा? तो दैट इज़ ऑप्शन ए 37,500 रुपये। ठीक है, प्रति माह 4 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए उसको मानदेय देना होगा। वहीं अगर इससे पूछा जाए कि 8 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए प्रति माह होम्योपैथी आयुर्वेदिक सलाहकार को कितना मानदेय देना होगा, तो इस केस में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2 से। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट 75,000 रुपीज़। ठीक है, 75,000 रुपीज़ जो है, तो 8 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए प्रति माह होम्योपैथी आयुर्वेदिक सलाहकार को मानदेय देना होगा फॉर 8 hours and for 4 hours that will be a 37,500 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या AIOBC REA AISC ST REA दैट मीन्स व्हाट ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिव राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। द मैक्सिमम डेज ऑफ मैटरनिटी लीव दैट कैन बी अवेल्ड बाई फीमेल रेलवे एम्प्लॉय। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे, तो मैटरनिटी लीव जो हो अवेल करेगी वह 180 डेज के लिए करेगी। और अगर हम रेलवे क्वार्टर रिटेंशन की बात करें, तो एन एम्प्लॉय ग्रांटेड मैटरनिटी लीव मे बी परमिटेड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर फॉर द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव प्लस एनी लीव ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन देयर ऑफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 month। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव और उसके साथ एडिशंस में अगर कोई लीव एक्सटेंड कर रही है, तो उस लीव या जो भी मैक्सिमम 5 months तक का रिटेंशन वो रेलवे क्वार्टर का ले सकती है। ठीक है, और रेलवे क्वार्टर के संबंधित जो भी मास्टर सर्कुलर है, आपका मास्टर सर्कुलर नंबर 49 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉर्मूला फॉर इंक्लूजन ऑफ HPL ऑन शॉर्ट ऑफ EL ऑफ रिटायर्ड और डेथ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इनकैशमेंट। EL दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे LAP की बात की जा रही है। EL दैट मीन्स व्हाट, LAP। सो इस केस में जो हमारा नकदीकरण है, दैट मीन्स व्हाट इनकैशमेंट, उसके लिए जो फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज सीट। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पे HPL है, दैट मीन्स व्हाट आपका हाफ पे लीव, जिसको हम LHAP बोलते हैं, तो LHAP प्लस DA प्लस HRA इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ LHAP डिवाइड बाई 30। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे यहाँ पे, हाउ लॉन्ग कैन बी स्क्रीनिंग बी डन फॉर द रेगुलेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड बंगला खलासी। तो स्थापनापन्न बंगला खलासी के नियमन हेतु स्क्रीनिंग कब तक की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3 years। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट इज परमिसिबल टू अ रनिंग स्टाफ फॉर लेस देन 5 hours ड्यूटी आउट ऑफ हेडक्वार्टर। तो उनके लिए जो रेस्ट परमिसिबल है, दैट इज व्हाट वर्किंग आवर्स प्लस 1 hour। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फॉर 94 years ओल्ड पेंशनर। तो एज पर सिविल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ही आपकी एज 80 ईयर्स से अबव होती है, तो इस केस में आपको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता है। सो फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, अगर आपका जो एज है वह 80 ईयर्स से लेस देन 85 ईयर्स के बीच है, तो इस केस में आपका जो पेंशन है उसमें 20% का एडिशनल क्वांटम होगा। दैट मीन्स 20% ऑफ बेसिक पेंशन जो कि आपकी, उसको ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपकी एज 85 ईयर्स टू 90 ईयर्स है, तो इस केस में 30% ऑफ द क्वांटम विल 30% ऑफ द बेसिक पेंशन और
कंपैशनेट अलाउंस जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी एज 90 ईयर्स टू लेस देन 95 ईयर्स है तो 40% ऑफ द बेसिक पेंशन दैट विल बी ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि 94 ईयर्स का कोई ओल्ड पेंशनर्स है तो उसके लिए जो एडिशनल क्वांटम पेंशन होगी दैट विल बी 40%। कितना होगा? 40%। ठीक है, और इसी प्रकार फ्रॉम 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स है तो इस केस में आपको 50% ऑफ द बेसिक पेंशन और कंपैशनेट अलाउंस आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आपकी जो एज है अगर वह 100 साल या उससे ज़्यादा है तो इस केस में आपको 100% ऑफ द बेसिक पेंशन। ठीक है, तो आप याद रखिए 95 से 100 के बीच में वह 50% ऑफ बेसिक पे है, और आप अगर आपने सेंचुरी लगा ली है और या प्लस हैं आप तो इस केस में 100% ऑफ बेसिक पेंशन और कंपैशनेट अलाउंस आपको दिया जाएगा एज पर द रूल। ठीक है, additional pension or additional compensate allowance is payable from the first day of the calendar month in which it falls due. Okay. So option A is the right answer. Question number 35 की बात करेंगे यहाँ पे, under which DAR rule common proceedings where more than one employee is involved initiated. तो इस केस में रूल नंबर 13 is the right answer. What is the duration of internal complaints committee? Internal complaints committee, that is ICC का ड्यूरेशन है वह कितना है? 3 इयर्स का है। और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी द्वारा जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं उनका निपटान 90 दिनों के अंदर करना होता है। ठीक है, 90 डेज के टाइम के अंदर इनको करना होता है। ठीक है, NPA is paid to, NPA is nothing but that is non-practicing allowance and it is paid to railway doctor, or as per 7 CPC it is a 20%. ठीक है, सो 37 का रेलवे डॉक्टर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस N इज यूज्ड टू, सो N इज यूज फॉर ओपनिंग द न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, और क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, सो CTRL प्लस N यूज करते हैं, एंड CTRL प्लस O इज यूज फॉर ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, CTRL प्लस O यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, विच ऑप्शन इज इन द फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। सो सिंपल क्लोज ऑप्शंस यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज AIRF, दैट इज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल। In the question paper of examination conducted for selection, question for about percentage of total marks allotted should be official language and policy and rules. So that is 10%। ठीक है, जैसे आपके पेपर में 110 है अगर यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 110, ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज से आते हैं। नेक्स्ट वन इज, can the school account passes be issued without any school certificate? सो इसका आंसर हो जाएगा यस, बट स्कूल सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ आफ्टर इशुएंस ऑफ पास। लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट जो है आपको वह सबमिट करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ आफ्टर इशुएंस ऑफ पास। CLW स्टैंड्स फॉर, दैट इज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 43 इज द राइट आंसर। Next one is COFMO. COFMO stands for what? Central Organization for Modernization of Workshop. So option number C is the right answer. Next one is CORE stands for. So CORE is nothing but a सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज के अंदर, PRYJ, दैट इज प्रयागराज के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन।
हु इज़ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज मिस्टर जॉन मथाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CRB stands for, CRB is nothing but a chairman railway board, chairman railway board, और Mrs. Jaya Verma Sinha is the current CRB and CEO of Indian Railway. What is the maximum age criteria in unreserved category level 1 of direct recruitment quota? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी लेवल 1 के लिए 33 ईयर्स का एज। CRS stands for Commissioner of Railway Safety. Commissioner for Railway Safety, that is option number D is the right answer, and is working under Ministry of Civil Aviation. ठीक है, तो जितने भी रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि A1 टू A4 कैटेगरी के होते हैं, A1 टू A4 कैटेगरी, दैट मीन्स व्हाट कोलिजन केसेस जो हो गए, ठीक है, A1 टू A4 कैटेगरी के जितने भी कोलिजन केसेस होते हैं, है ना, ट्रेन ऑन कोलिजन, अगर ट्रेन कोई कोलाइड करती है, अब कोलिजन कैसे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है साइड ऑन कोलिजन हो, एंड ऑन कोलिजन हो, ठीक है, तो किसी भी तरह के कोलिजन केसेस को जिसमें कई बार क्या होता है जनधन की बहुत सारी हानि होती है, साथ में अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में जो जांच है वह किसके द्वारा की जाती है? CRS के द्वारा की जाती है। इंक्वायरी जो होती है उसको CRS इंक्वायरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू द मेल एम्प्लॉय टू रिप्लाई अगेंस्ट द कंप्लाइंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? तो यहाँ पे मेल एम्प्लॉय को रिप्लाई करने के लिए जो टाइम लिमिट सेट किया गया है इन द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, दैट इज 10 days। What is the age of retirement of the chairman and vice chairman of the Central Administrative Tribunal? तो कैट के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनको उनका जो रिटायरमेंट का एज है दैट इज व्हाट 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आई पास स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। Next one is full form of CRPOA, that is what Central Railway Promoting Officers Association। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन। IRIMI stands for the Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering, so option number C is the right answer. Next one is conduct rule dash dash is about consumption intoxicated drinks and drugs। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 इज द राइट आंसर फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में जो सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है उसका रूल नंबर 22 है। ठीक है, रूल नंबर 3 है दैट इज व्हाट मेंटेनिंग एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी है। IRMM stands for the Indian Railway Medical Manual is the right answer. The person who mediates and promotes the settlement of industrial disputes is called a conciliation officer. So option number A is the right answer. When was the Sexual Harassment of Women at a Workplace Act enforced? Sexual harassment of working women at a workplace Act in force in the 23rd April 2013। ठीक है, तो 23 अप्रैल 2013 को ये एक्ट जो है तो इनफोर्स हुआ। What was the last date for registration of their names in the casual live register? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 31 मार्च 1987। 31 मार्च 1987। Under which rule of the conduct rule 1966 definition of government given? तो definition of government given in rule 2। बेसिकली कोई भी कंडक्ट रूल के अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है सभी रूल 2 के अंदर ही दी हुई है। IRSSE stands for, तो IRSSE is nothing but a Indian Railway Service of Signal Engineer। ठीक है,
Indian Railway Service of the Signal Engineer is the right answer. How many sets of passes will be payable to widow per year if women employee dies after 5 years of service? तो इस केस में विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास WCP दिया जाता है, दैट इज 1 सेट पास पर ईयर दिया जाता है। और इस केस में WCP पर कभी भी डिपेंडेंट अलाउ नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, WCP के साथ में डिपेंडेंट को नहीं ऐड कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर विडो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट गरीब रथ was run between dash dash. So it is run from Saharsa to Amritsar. Option number C is the right answer. The CEA, that is Children Education Allowance to eldest two surviving children, is eligible. So the CEA, that is Children Education Allowance to eldest two children, is eligible. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 2250 रुपीज़ पर मंथ, जिसको अभी रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, दैट इज 2812 रुपीज़ 50 पैसे। सो 2812.50 रुपीज़ पर मंथ जो है तो रीइम्बर्समेंट किया जाएगा एज CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और इसी प्रकार अगर हम हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो अमाउंट होगा दैट विल, जो कि पहले 6750 रुपये हुआ करता था, दैट विल बी 8437 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, 8437.5 रुपीज़ पर मंथ, यह फिक्स्ड सम जो है आपको हॉस्टल सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं दिव्यांग चिल्ड्रन की अगर बात करें तो इस अमाउंट को अगर डबल कर देते हैं तो लगभग 5625 रुपीज़ जो है वह दिव्यांग चिल्ड्रन को रिइम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 2812 रुपीज़। नेक्स्ट वन इज विच सेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट फिक्सेस द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयमेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 इज द राइट आंसर। The confidential report should be reviewed and countersigned by the reviewing authority ordinary within dash dash days of its receipt from the reporting authority. तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बाद जो CR है उसको रिव्यूइंग अथॉरिटी को कब साइन करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदिन 30 डेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CR दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को हम APAR भी बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। PME इज नथिंग बट पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। URL इज स्टैंड्स फॉर, URL इज नथिंग बट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे कोई साइट है, ठीक है, तो URL का मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली अगर हम बात करें तो यह एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वेब का, ठीक है, जिसके अंदर URL एड्रेस, एक URL एड्रेस होता है। लाइक मैंने आपसे बोला कि www.google.com, जैसे ही हम यह google.com इसको हम टाइप करेंगे URL एड्रेस बार पर, तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा ब्राउज़र होगा वो ब्राउज़र जाएगा सर्वर के पास और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो रिट्रीव करके लाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम URL बार पर पेस्ट करते हैं या लिखते हैं तो इस केस में जो भी ब्राउज़र है उस एड्रेस पर जाता है और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो यह काम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में बी सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RDSO स्टैंड्स फॉर, तो RDSO इज नथिंग बट
रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सिचुएटेड इन मानक नगर, ठीक है, मानक नगर लखनऊ। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉडर्न कोच फैक्ट्री एमसीएफ कहाँ पे है? रायबरेली के अंदर है, सबको पता है। RLT stands for Railway Labour Tribunal. Option number B. ROB, that is Road Over Bridge. Number of special journey passes for informal meeting of All India OBC Railway Employee Association और All India SC/ST Railway Employee Association एट अ रेलवे बोर्ड लेवल। तो रेलवे बोर्ड लेवल पर अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो इस केस में स्पेशल जर्नी पास जो इशू किया जाएगा वह स्पेशल जर्नी पास कितने प्रतिभागियों को इशू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 24 पार्टिसिपेंट्स। व्हाट इज द एनुअल कोटा फॉर स्काउट्स एंड गाइड्स? स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए जो एनुअल कोटा है दैट इज 2 एट अ डिवीजन लेवल। एट अ डिवीजन लेवल देयर आर 2 कोटा। नेक्स्ट वन इज when no leave is admissible under any other rule, the leave granted is known as extraordinary leave. So option number D is the right answer. Who is the competent authority to permit the transfer of post after service period of 2 years of substituted बंगला खलासी? स्थानापन्न बंगला खलासी की 2 वर्ष की सेवा अवधि के बाद पद के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी जीएम साहब हैं। ZTC stands for Zonal Training Center. So option number B is the right answer. What is the time period within which a male employee can appeal against the verdict of the Internal Complaints Committee? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 90 days. So 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट? तो आरटीआई को इन्फोर्स किया गया ऑन द डेट 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है, और इसने जगह किसका लिया? दैट इज़ व्हाट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का जगह लिया इसने, ठीक है। तो इसके आरटीआई की जगह पे पहले क्या चलता था? दैट इज़ व्हाट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है। इसको आरटीआई एक्ट 2005 ने इसको रिप्लेस किया, इस एक्ट को। सो इसके अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट के अंदर टोटल 31 सेक्शन कवर हैं। देयर आर 31 सेक्शन और इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, 2 शेड्यूल्स। तो इन शेड्यूल्स को भी जान लेते हैं। तो इसमें जो पहला शेड्यूल है, यह पहला शेड्यूल दैट इज़ फॉर ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो उनके द्वारा एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। तो जो भी वो शपथ लेंगे, है ना, तो उसके लिए या फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, तो उनके लिए एक शपथ का जो है प्रपत्र है या फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेकंड शेड्यूल है वह बेसिकली उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, तो उनकी एक लिस्ट जो है तो दी हुई है, और इस लिस्ट में लगभग 18 टोटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, जैसे रॉ हो गया, या आपके रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गए, नारकोटिक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, असम राइफल्स, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनकी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो 31 सेक्शन, 31 सेक्शन और 2 शेड्यूल्स है। तो इसका यहाँ पे तो कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 31 सेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
कंप्यूटर एप्लीकेशंस टूल सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब प्रोडक्ट किसके द्वारा ऑन किए गए हैं? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ऑन किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ते हैं अपन। ओके, अंडर विच डी एंड आर रूल अपील कैन बी मेड। तो अपील के लिए जो है तो रूल नंबर 18 है, प्लीज़ रिमेंबर इट। अपील के लिए रूल नंबर 18 है और 45 डेज यहाँ पे टाइम आपको लिमिट है, यहाँ पे 45 डेज फॉर अपील। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो हमने कल देखा था रिव्यू के लिए जो है तो रिवीजन और रिव्यू के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो 25 और 25A रिवीजन एंड रिव्यू के लिए था। नेक्स्ट वन इज इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स व्हाट? या तो वर्ड को सेलेक्ट करना, या तो इंटायर सेंटेंस को सेलेक्ट करना, या होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना। तो एनी ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, CCS अभी मैंने यहाँ पे इसकी बात की थी, दैट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पेशल लीव पिटीशंस, इसकी बात करी थी मैंने अभी SLP की, कि अगर कैट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसके अगेंस्ट जो SLP फाइल करेंगे वो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और इसके लिए आर्टिकल हमने बात करी थी 136 आर्टिकल की बात करी थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल होगा। ठीक है, HBA स्टैंड्स फॉर, तो HBA स्टैंड्स फॉर हाउस बिल्डिंग एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर हम करंट जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो इसके लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस का जो परसेंटेज है वह क्या है? तो इसको भी आप याद रखिए, 7.44%। दैट इज व्हाट? हाउ मच? 7.44% द राइट आंसर। ओके, 7.44%। दिस इज for the rate of interest applicable on the house building advance that is sanctioned to central government employees for the financial year 24-25। that means what? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस, वह कितना होगा? 7.44%। ठीक है, 7.44%। ओके, नेक्स्ट वन इज इन विच टाइप ऑफ केसेस कंपैशनेट अलाउंस इज एप्लीकेबल। तो कंपैशनेट अलाउंस की बात करें अगर, तो कंपैशनेट अलाउंस एप्लीकेबल होगा फॉर द डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। दैट मीन्स व्हाट? अगर कोई एम्प्लॉय है उसको मेजर पेनाल्टी, पेनाल्टी नंबर 8 या पेनाल्टी नंबर 9 मिलती है, तो इस केस में उसको जो है तो यहाँ पे कंपैशनेट अलाउंस एप्लीकेबल हो सकता है ऑन, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो। नेक्स्ट वन इज CCL स्टैंड फॉर चाइल्ड केयर लीव, ऑप्शन नंबर डी। IRSME इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। नंबर ऑफ स्पेशल जर्नी पासेस फॉर इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ AIOBCREA और AISCSTREA एट अ डिविजनल लेवल। अभी हमने देखा था रेलवे बोर्ड लेवल पर 24 पार्टिसिपेंट्स के लिए जो है तो स्पेशल जर्नी पासेस मिलते थे, और यहीं डिविजनल लेवल पर अगर बात करें तो डिविजनल लेवल के लिए केवल 20 पार्टिसिपेंट्स को जो है यहाँ पे स्पेशल जर्नी पासेस मिलेंगे। ठीक है, आप याद रखें यहाँ पे कि पासेस जो है तो इंडियन रेलवेज के अंदर पास जो है तो नॉन रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन PTOs जो है तो केवल रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ही इशू होते हैं। Are railways which authority at a division level has powers to decide against appeal of order of CAT? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ADRM साहब। ठीक है, तो रेलवे में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों की अपील के खिलाफ निर्णय लेने की शक्ति मंडल स्तर पर ADRM साहब के पास होती है। LEO स्टैंड्स फॉर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट वन इज LHAP स्टैंड्स फॉर लीव ऑन हाफ एवरेज पे। नेक्स्ट वन इज 94 स्पार्ड, दैट मीन्स व्हाट? सिग्नल पास्ड एट डेंजर।
ठीक है। सिग्नल पास्ड एट डेंजर, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंट। सो इट इज़ अ इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स। और इसके अंदर अगर कभी क्या होता है, लोको पायलट से भूलवश या फिर जाने अनजाने में कभी अगर स्टॉप सिग्नल को क्रॉस कर लिया गया, ठीक है, तो इस केस में उसे एक एक्सीडेंट माना जाएगा और इसको बोलेंगे सिग्नल पास्ट एट डेंजर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 applies to factories, mines and railways. So all of these the right answer. Okay. Next one is, how much overtime is paid for the excess hours of work rendered by a railway servant between the limits of roster hours and statutory hours? So 1.5 times the ordinary rate of pay. So option number A is the right answer. CL and LAP can be combined. No, false. SAG stands for, that is senior administrative grade. HAG for higher administrative grade. Okay. Next, DA as on this. So this question is not relevant, though इसका आंसर क्या है, 17%. SCL, that is for special casual leave. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11101, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो बेसिकली बीजी खेर कमीशन ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो बीजी खेर कमीशन था, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। तो उस रिकमेंडेशंस के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई, ठीक है। श्री गोविंद बल्लभ पंत उसके चेयरमैन थे। Next one, how many third prizes are given for writing more than 10,000 words in Hindi in year under incentive schemes? तो इसका आंसर हो जाएगा, that is what, 5. Next question is, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव comes under, तो रीजन बी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज, when was the official language act 1963 passed? तो 1963 एक्ट जो है पास हुआ था ऑन 10 मई 1963 को, ठीक है। और इसमें जो संशोधन हुआ था नेक्स्ट वाला, वह 1967 के अंदर संशोधन किया गया था इसमें। विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, तो डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज, दोज ऑफिशियल्स हुज मदर टंग इज हिंदी कैन सीक एडमिशन इन विच कोर्स? सो इसका आंसर हो जाएगा, तो वो तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, सो दे आर एफिशिएंट, है ना। तो इस केस में उनको किसी में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डोलिक डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? तो DRM साहब जो है, तो इसके चेयरमैन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और जोलिक के GM साहब। इन विच language roof votes of coaches are to be exhibited? So in which language roof votes of coaches are to be exhibited? So basically it should be a trilingual form, that means what, regional languages, then Hindi, then English. Next one is, who is the chairman of the Central Hindi Samiti, या Central Hindi Committee के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। Next one is, what is the percentage of questions relating to official language policy and rules should be asked in the departmental examinations? इसके बारे में पुनः पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, तो 10 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से टोटल 110 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो से जुड़े कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स का वेलकम रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको 2 टाइम्स और 1.5 टाइम्स स्पीड से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।